तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज आ रही है? चलिए हमारी आवाज सभी को मिल पा रही है? और मिल पा रही है तो जल्दी से बताइए, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए आ रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? चलिए 31 को ऑप्शन लॉक करना है। यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा सही क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन, यहाँ पर 2015 दे रहे हैं। सभी का जवाब 2015 आ रहा है, 2015 आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा कि आपका जवाब यहाँ पर 2015 नहीं होगा, ये 2014 को की गई थी। इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर। याद रखिए 2014 को की गई थी, 15 अगस्त को। ठीक है, 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी। याद रखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। और जनधन योजना भारत में जो कि वित्तीय समावेशन एक प्रकार की राष्ट्रीय मिशन है, जिसको उद्देश्य था कि देश भर में जो सभी परिवार हैं उनको बैंकिंग सुविधा मुहैया कराया जाए, प्रत्येक परिवार का बैंक खाता खोला जाए। और इस योजना के साथ साथ देखा जाए तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। शुभारंभ की अगर बात करता है तो शुभारंभ हुआ था आपके कब? तो आपके 28 अगस्त से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। कब? तो 28 अगस्त 2014 से इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में मिला था और ऐसे ही क्वेश्चन आपका सामने दिया भी गया था। तो चलिए बताइएगा सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहते हैं, तो यहाँ पर जवाब बनेगा, सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। चलिए क्या बात है, सभी का जवाब यहाँ पर डी आ रहा है। जो दिया गया है यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र दिया है, और सार्वजनिक क्षेत्र में जो विनिवेश होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर निजीकरण। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, निजीकरण आपका हो जाएगा, जिसे हम लोग प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो दिया गया अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति कौन सी होती है? मतलब आपसे ये बोला गया है कि अगर मुद्रा बहुत अधिक हो, है ना, मुद्रा क्या है आपके पास बहुत ज्यादा है, मुद्रा आपके पास बहुत ज्यादा है लेकिन माल बहुत कम हो रहा है, और ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? अपस्फीति होगा या मुद्रास्फीति होगा या मंदी होगी या गतिरोध या कह सकते हैं गतिहीनता हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए ये मुद्रास्फीति होती है, इसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। कि आपके पास मुद्रा बहुत है, माल बहुत कम है। ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर देखिएगा ग्रीन बैंकिंग, यहाँ पर ग्रीन बैंकिंग दिया गया है कि बैंकों द्वारा वनों का निकास, बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं को वित्त दिया जाता है, बैंकों द्वारा सिंचाई परियोजना को वित्त दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब बताना है इनमें से सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखिए यहाँ पर इनमें तीनों में से कोई ऐसा कोई आपका पॉइंट आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट आपका नहीं दिया गया है, तो इसमें ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है ग्रीन बैंकिंग का? तो ग्रीन बैंकिंग की शुरुआत का उद्देश्य है कि बैंक में जो तकनीकी माध्यम है जैसे कागज का इस्तेमाल है, इसे हतोत्साहित करते हुए पर्यावरण को समृद्ध कीजिए, और यहाँ पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उनको ना काटें, है ना, ज्यादा से ज्यादा डिजिटलाइजेशन का प्रयोग करें। तो यहाँ पर बैंकिंग तकनीकी के माध्यम को, कागजों को यहाँ पर इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है FAO का किसका संक्षिप्त रूप है? FAO जो बोला जाता है किसे कहा जाता है? ये आपका है क्या? तो आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है? भारत में वर्तमान में मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता इनमें से कौन सा है? प्रबंधकर्ता पूछा गया है, तो बताइएगा केंद्रीय वित्त मंत्रालय है, या भारतीय रिजर्व बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, या भारतीय स्टेट बैंक हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता बोला गया है, तो आपको डी नहीं लगाना है, आपको लगाना है बी। यहाँ पर जो आपका RBI है अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जैसे कि आपको बता दें कि जो आपका RBI था, है ना, RBI था, इसका पहले जो चला करता है ना कि वित्तीय वर्ष जो चलता था, वित्तीय वर्ष ये पहले जो चलता था वो आपके 1 जुलाई से चलता था। ठीक है, हमने एक वीडियो में बताया था 1 जुलाई से चलता था, लेकिन इसके 2020 में क्या हुआ था? 2020 में 3 महीना करीब आपको डिले कर दिया गया था, 3 महीना डिले कर दिया गया था।
तो इसके बाद बोला गया है कि अब जो इसका वित्तीय वर्ष होगा वो आपका 1 अप्रैल से होगा। तो इसका याद रखिएगा कि अब यहाँ पर आरबीआई का भी वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल हो गया है। पहले कितना होता था, तो आपके 1 जुलाई से होता था, लेकिन अब क्या है 1 अप्रैल कर दिया गया है। ये आपके 2020 में जो 3 महीना डिले हुआ था उसके माध्यम से है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये करंट से रिलेटेड है, अपडेट हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है। हाँ, यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे करते हैं, फिर आपके ऑब्जेक्टिव और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कृषि और उत्पादन क्षेत्र, कह रहा है हरित क्रांति जो कि आपके खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, आप सभी को पता है। यहाँ पर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ये भी आपको पता है। पीली क्रांति आपके तिलहन उत्पादन, ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और अगला दिया गया है नीली क्रांति आपके मत्स्य उत्पादन से है। और इसके बाद दिया गया है रजत क्रांति, जो रजत क्रांति है, रजत क्रांति, तो रजत क्रांति का संबंध आपके किससे है, तो आपके अंडा उत्पादन, मुर्गी आपका हो जाएगा। लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है। रजत रेशा क्रांति, देखो रजत रेशा क्रांति एक कपास उत्पादन से, रेशा से आपको याद रखिए कपास हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है स्वर्ण रेशा, स्वर्ण रेशा जो आपका होता है जूट उत्पादन से, ठीक है। स्वर्ण रेशा ये जूट उत्पादन से होता है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोल्डन क्रांति ये आपके फल उत्पादन से संबंधित होती है। और अगला दिया गया है भूरी या धूसर क्रांति, भूरी या धूसर क्रांति बोलते हैं उर्वरक उत्पादन से बोलते हैं। गोल क्रांति आपके आलू उत्पादन से हो जाएगा। और गुलाबी क्रांति होती है प्याज से या झींगा उत्पादन से होती है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है बैंक में। तो देखिए कुछ बैंक आपके हैं जिनके पूछे जाते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी आपके 1955 में। आपको हमने बताया था कि पहले बैंक को, भारतीय स्टेट बैंक को पहले हम लोग इंपीरियल बैंक कहते थे। क्या इंपीरियल बैंक, कब, तो आपके 1921 में स्थापना हुई थी इंपीरियल बैंक की, लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अगर बात करते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण विकास ये आपकी 1975 में, नाबार्ड की स्थापना आपकी 1982 में, सिडबी की स्थापना हुई 1990 में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन चारों बैंकों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। वैसे हम आपको बताएंगे और भी, लेकिन यहां पर जो ये 4 बैंक में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड बैंक, सिडबी बैंक, इसकी स्थापना को तो हमने बता दिया है, मुख्यालय कहां पर है, कार्य क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमने टॉपिक बता दिया है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है। यहां पर देखो दिया है बांग्लादेश की मुद्रा। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आपका टका है। नेपाल की बात करते हैं तो नेपाली रुपया हो जाएगा। इराक की राजधानी करते हैं तो इराकी जो आपका दीनार है, ठीक है। इटली की अगर बात करते हैं तो पहले आपकी लीरा हुआ करती थी, इटली की पहले लीरा हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में यहां पर इटली की क्या हो गई है, तो आपका यूरो हो गया है। कुल मिला के अगर ऑप्शन में आता है आपका यूरो, तो आपको यूरो लगाना है क्योंकि वर्तमान में यूरो हो गया है, पहले लीरा हुआ करती थी। तो आपको ये पॉइंट को है स्क्रीनशॉट लीजिए और सारा दिन अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा, ठीक है। सारा दिन स्टेटस में लगाएंगे तो लोग कहेंगे कि क्या क्या लगाता रहता है, ठीक है ना। तो याद रखिए लीरा पहले थी, अब वर्तमान में यूरो हो चुका है। अगला दिया गया थाईलैंड। थाईलैंड की जो मुद्रा है वो आपकी थाई बाहत है, ठीक है। क्या है, बाहत ही तो आप जानते हैं। वियतनाम की बात करते हैं तो वियतनामी डोंग, ठीक है, वियतनामी डोंग है, ये आपकी वियतनाम की है। ईरान की बात करते हैं तो ईरान की क्या है, तो आपकी रियाल है, ठीक है, इसको नोट करिएगा। चीन की युआन है, आप लोग जानते हैं। जापान की येन तो आप लोग जानते ही जानते हैं, और भारत का तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तुर्की की बात करते हैं, तुर्की की क्या है, तो लीरा। अब देखिए तुर्की वाला यहाँ पर टर्किश लीरा जो आपकी है तुर्की की है। मलेशिया की क्या है, तो आपकी रिंगरिट है, क्या है, रिंगरिट। और दक्षिण कोरिया की है दक्षिण कोरियन वॉन है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। इन तीनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से आज रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है वित्त आयोग से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान के जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन है। यहाँ पर देखो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, आपके के.सी. नियोगी। वेरी भी एमपी क्वेश्चन है, इसको आपको नोट कर लेना है। वहीं पर आपके जो 10वां पूछा जाता है, 10वें के आपके के.सी. पंत थे, ठीक है, कौन, के.सी. पंत थे। और यहाँ पर जो आपके दिया गया है कौन सा, तो आपके 13वां के याद रखिए, 13वां के विजय केलकर हैं। 14वें के कौन थे, तो आपके डॉक्टर वाई वी रेड्डी थे। अब 15वां वर्तमान में आपके कौन है, तो आपके एन.के. सिंह। तो आपको याद रखिए पहला और 15वां ये तो आपको याद कर लेना है। ये काम खत्म हुआ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है स्मार्ट मनी शब्द का जो प्रयोग होता है किसके लिए होता है। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है किसके लिए, तो क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपके ऑप्शन में देगा रुपए को देगा, या कह सकते हैं चेक को दे देगा, या आपको और भी ऑप्शन कर देगा, है ना। यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड को बनाता है स्मार्ट मनी। वहीं पर दिया गया है प्लास्टिक मनी किसे बोलते हैं, तो प्लास्टिक मनी एक नगद आपका कैश या किसी मुद्रा एक वैकल्पिक आपकी होती है, जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, डेबिट कार्ड हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया, ये सब के आते हैं। याद रखिए क्वेश्चन आपसे है कि प्लास्टिक मनी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने। याद रखिए प्लास्टिक मनी का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया तो आपके ऑस्ट्रेलिया ने किया था। तो इसका स्क्रीनशॉट पूरा का ले लीजिएगा, ठीक है। और आगे आते हैं, यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन
चलिए कह रहा आपसे कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो चलिए 1 का जवाब देना है, यहाँ पर 1 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, है ना, भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था। तो देखो कृषि ये तो आपका हो रहा था, हस्तशिल्प भी हो रहा था, है ना, निर्माण की कार्य जो चल रहे हैं वो भी चल रही थी, लेकिन यहाँ पर जो पर्यटन है, जब भैया देखने लायक ऐसी कोई चीज नहीं थी तो बाहरी लोग आते ही नहीं थे, पता ही नहीं था बाहरी लोगों को यहाँ पर है क्या, तो इस कारण से यहाँ पर ये व्यवसाय नहीं था, उस समय व्यवसाय नहीं था, नॉर्मल से लोग देख लिया खत्म हो गया। लेकिन अब ये क्या हो गया, पर्यटन एक व्यवसाय हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री इनमें से कौन है। आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री इनमें से कौन से हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं सही जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन बी, ये आपके हैं प्रोफेसर जे के मेहता हैं। प्रोफेसर जे के मेहता हैं जिन्होंने आवश्यकता विहीनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड जो आपका है ये कौन सा क्षेत्र है, यहां पर देखते हैं। तो चलिए आपके यहाँ पर ऑप्शन हम आपको दिखाते हैं और ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र और आपका कृषि क्षेत्र। किसे जवाब देंगे, तो यहाँ पर सभी का जवाब आ गया है कृषि क्षेत्र। हमने आपको एक पॉइंट और भी बताया था, पॉइंट ये बताया था कि वर्तमान में देखा जाए जो कृषि क्षेत्र का योगदान है वो आपका कितना है, तो आपका कम बचा है ना, काफी कम बचा हुआ है। सबसे ज्यादा आपका सेवा क्षेत्र ही वर्तमान में आपका है। लेकिन देखा जाए हमने बताया था, जैसे अभी आपकी कोरोना काल आया था, कोरोना आया था, कोरोना के समय क्या हुआ था, जितनी भी कंपनियां थी वो आपकी बंद हो गई थी और कृषि को बढ़ावा दिया गया था एक बार फिर से, है ना। तो हमने बताया जब भी कभी कोरोना आए या ऐसी घातक बीमारी आती है जिसमें से जो आपकी जनता होती है अस्त व्यस्त हो जाती है, तो हमेशा कृषि पे बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि यही हमारी क्या है, रीढ़ है, इसी से सब कुछ हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है। तो चलिए यहाँ पर बताइएगा, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ नहीं है, 4 का जवाब देना है। यहाँ पर टोकरी बुनने वाला, माली, कुम्हार और आपका पुजारी। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। तो ये भी देख सकते हैं ऑप्शन डी आ रहा है। यहाँ पर जो आपके पुजारी हैं, पुजारी ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है, तृतीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र बोलते हैं किसे, तो आपके सेवा क्षेत्र बोलते हैं। याद रखिए पैसे से रिलेटेड नहीं है, ये सेवा से रिलेटेड है, अर्थात ये सेवा कर रहे हैं। जैसे बैंक होती है, ये भी आपकी सेवा कर रहे हैं, ठीक है। मजाक की बात अलग होती है, सीरियस की बात अलग होती है। तो ये देखो देश की सेवा कर रहे हैं, जैसे बैंक है तो आप पैसा रखते हैं, आपकी सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा डी, पुजारी जो आपके हैं सेवा क्षेत्र से हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत में प्रथम आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी। तो यहाँ पर देखो दिया गया है प्राथमिक जो आर्थिक जनगणना थी, ये जो आपके इकोनॉमिक्स क्वेश्चन होंगे कहीं ना कहीं यूपीडब्ल्यूएससी से आए हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा 5 का जवाब जो बनेगा यहाँ पर सही कौन हो जाएगा। तो आपके प्राथमिक जनगणना जो की आर्थिक जनगणना दिया गया है और आर्थिक दिया गया है, तो इसका जवाब क्या बनेगा। याद रखिए 1977 में, कब 1977 में आर्थिक जनगणना की गई थी। ऑप्शन ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, यहाँ पर 6 का जवाब देना है और 6 का ऑप्शन यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा। तो चलिए भाई इसमें से क्वेश्चन सबको जवाब देना है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि किसी का क्वेश्चन गलत हो सकता है, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, 100% यहाँ पर सही होना चाहिए। चलिए 6 का ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और सभी का जवाब आ गया है यहाँ पर आपका 80 नंबर। ये आपके हैं MS स्वामीनाथन। याद रखिए एक स्पेशल क्लास हम आपको देंगे जो कि आपके एग्रीकल्चर से होगी। एग्रीकल्चर में जितना भी हरित क्रांति है उसको भी हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर में जो आपका स्वामीनाथन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है, और ये कहाँ पर किसका उत्पादन हुआ, ये क्वेश्चन खूब बनेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका हो गया है। भारत में स्वामी जो माने जाते हैं वो स्वामीनाथन को ही माना जाता है। वैसे देखा जाए विश्व में, तो विश्व में किसे माना जाता है, तो आपके जो नॉर्मन बोरलॉग थे। और अगर आपसे ये पूछे कि हरित क्रांति का जो हरित क्रांति नाम शब्द दिया है वो किसने दिया था, विलियम गॉड ने। किसने, विलियम गॉड ने दिया था। विलियम गॉड ने ये हरित क्रांति शब्द दिया था। तो ये भी नोट करिएगा कि हरित क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया, तो विलियम गॉड ने। विश्व में हरित क्रांति के जनक तो आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और अगर पूछे भारत में, तो भारत में का जवाब देंगे, तो यहाँ पर आप जवाब देंगे क्या, तो आपके स्वामीनाथन। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है।
चलिए बताइएगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन करती है वो कौन सी संस्था करती है, यहाँ पर जवाब देना है। और 7 का ऑप्शन काफी लोग दे भी रहे हैं, यहाँ पर आपका आ रहा है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO, अर्थात ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर कि आपके केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कलकत्ता जी के अब हम लोग कोलकाता बोलते हैं में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की। तो चलिए बताइएगा कि कलकत्ता जिसे हम लोग यहाँ पर कोलकाता बोलते हैं और भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना जो किया किसने किया था। 8 का जवाब देना है और 8 का जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ये है आपके पीसी महालनोबिस, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा पीसी महालनोबिस, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल तैयार किया था, पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। तो ऑप्शन बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है। तो चलिए सकल घरेलू बचत में क्या दिया है, सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता होता है, यहाँ पर कौन सा क्षेत्र इसमें से आता है। तो याद रखिए परिवार, क्योंकि सकल घरेलू की बात किया है तो आपको कौन सा हो जाएगा, परिवार आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, जो फैमिली होती है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय कितनी थी। तो बताइएगा 1947 की बात किया है, कितनी 1947। अगर बोल देता 1867 की बात, 1867 की अगर बात कर देते तो याद रखिए भारत की प्रति वर्ष वार्षिक आय थी वो आपकी 20 रुपए आंकी गई थी, जो कि आपके दादा भाई नौरोजी ने आंका था। लेकिन ये 1947 की बात है कि वार्षिक जो इनकी आय थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बनेगा 10 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा 249.60। ऑप्शन आपका जवाब बन जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान में देखा जाए तो आप क्या है कि 249 रुपए तो भैया एक दिन में एक लेबर को मिल जाती है ना। पहले पूरे साल की थी, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके एक दिन की कमाई इतनी है। ठीक है, तो 249.60 इतने में सब काम हो जाता था, है ना। चलिए अब तो देखा जाए तो अब तो चाहे जितना हो, चाहे लाख रुपया हो चाहे 2 लाख रुपया, काम ना हो। चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपको बताना है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिया गया है कौन, कृषि। ये कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। यहाँ पर बताइए तिलहन उत्पादन में जो वृद्धि किया है वो कौन सी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति या पीली क्रांति, या इसे हम लोग पीक क्रांति बोलते हैं। तो कौन सा जवाब बनेगा। तो सबका जवाब आ रहा है और जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। जवाब लगभग आ रहा है यहाँ पर डी नंबर पीली क्रांति से संबंधित है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए कह रहा आपसे यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर दें, इनको भी थोड़ा ऊपर कर दें और इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन ऐसे ला दें। चलिए सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्न में से किसके द्वारा निर्गत नहीं होता है। तो चलिए बताइएगा जो किसान क्रेडिट कार्ड है किसके द्वारा निर्गत नहीं होता, किसके द्वारा नहीं बनाए जाते। याद रखिएगा कि जो व्यापारिक बैंक है इनके द्वारा होते हैं, सहकारी बैंक भी करते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। लेकिन जो आपका नाबार्ड बैंक है, कौन, जो नाबार्ड बैंक है, इसके द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड आपके निर्गत नहीं होते हैं। ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा करती है। ये बताइएगा कि फसल की सहायता देने के लिए सरकार कौन सी घोषणा करती है। यहां पर जवाब देना है, आपका जवाब इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहां पर ऑप्शन हो जाएगा बी, न्यूनतम समर्थक मूल्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे कि आपका धान होता है तो आपका 19 दशमलव कुछ रुपया, है ना, या गेहूं हो गया 15 रुपया कुछ पैसा, एक निर्धारित कर दिया था, ये सरकारी आपका होता है रेट। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। ये आपके मॉडल पेपर में भर भर के आपके क्वेश्चन भरे हैं, है ना, भयंकर भरे हुए क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में, और आपके एग्जाम में भी ऐसे भरे हुए मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइएगा कि भूरी क्रांति किसको बल देने पर केंद्रित है। यहाँ पर भूरी क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो आपका देखो चाय कॉफी तो होगा नहीं, कच्चा चमड़ा भी नहीं है, उर्वरक के उत्पादन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। और बिल्कुल लगभग 100% बच्चों के जवाब बिल्कुल से आ गए हैं और आपका जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए बहुत लोगों के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
और यहाँ पर कृषि लागत और मूल्य आयोग। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर, जिन लोगों का जवाब आ रहा है सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य की अंतर्गत की नहीं आती है। याद रखिएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी क्या होता है, कुछ आपकी फसलें ली जाती हैं, कुछ आपकी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका जवाब बनेगा कौन सा, तो देखिए तंबाकू है, कोपरा है, पटसन सब में है, लेकिन जो कच्चा बाना होता है, कच्चा बाना जैसे आपका सब्जी हो गया, फूल हो गया, इनमें कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं होता है। सब्जी तो ऐसी चीज होती है कि आज रखोगे कल खराब हो जाएगा, इसमें पानी की मात्रा इतनी होती है। लेकिन गेहूं का देख लीजिएगा, गेहूं का तो भंडार इतना होता है कि अगर आप गेहूं मिल में चले जाएं या गेहूं मंडी में चले जाएंगे तो ऐसे सड़ रहा है गल्ला, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पहली बार घोषित किया गया था। तो बताइए कौन सी फसल थी जिसके लिए पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया था एमएसपी के तहत। यहां पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। चलिए याद रखिए धान के लिए, ठीक है, किसके लिए, तो आपके धान के लिए किया गया था। यहां पर ऑप्शन जो बनेगा सी नंबर राइट हो जाएगा, नोट करिएगा। और अच्छे क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। याद रखिए यूपीडब्ल्यूएससी में जितने भी पूछे गए हैं क्वेश्चन सबके माध्यम से जब कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, पूरे के पूरे नंबर आपके हाथ में मिलेंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है। तो बताइएगा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से आपका नहीं है, कौन सा इसमें शामिल नहीं है कृषि विपणन, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर देखिए भंडार की सुविधा में कमी, ठीक है, परिवहन की कमी। यहां पर देखिए ऑप्शन सी अनुकूल मंडी, कौन, तो कृषि विपणन के मुख्य दोष में एक नहीं है, कौन, अनुकूल मंडी। ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अधिक अन्न उपजाओ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया। चलिए बताइएगा अधिक अन्न उपजाओ ये जो अभियान प्रारंभ किया गया 21 वर्ष प्रारंभ किया गया था। चलिए लॉक करिए इस क्वेश्चन का सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन यहां पर आपका बी। ये आपके 1949 में, कब, तो आपके 1949 में शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन जो बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो कि अभी हाल ही में आपके मॉडल पेपर में हमने अभी सॉल्व कराया था। यही क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। चलिए बताइएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई। जितना पढ़ा दें बस उतना पढ़ते रहिएगा, बेसिक वाले जितने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक जितना हम पढ़ा दें उतना पढ़ लीजिएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ये आपके 1998 से 99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपके सामने आ गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए भाई मॉडल पेपर के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो देखिएगा कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसमें से क्या कहा गया था, तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बनेगा कौन सा, यहाँ पर डी नंबर, तेज, सतत और अधिक विकास सम्मिलित था। ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय है 2012 से लेके 2017 तक आपका ये रहा था। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर जो विकास दर रखी गई थी कृषि के लिए वो आपकी 4%, कितना, कृषि के लिए विकास दर रखा गया था 4% रखा गया था, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया। 23 को ऑप्शन लॉक करना है और आपका जवाब इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, कमेंट करिए जल्दी से इस प्रश्न का जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर डी नंबर। तो चलिए आपका जवाब आ रहा है ए नंबर, कह रहे हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना आपका जवाब बन रहा है। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कि आयात निर्यात जिसे हम लोग एग्जिम बैंक कहते हैं, क्या, आयात निर्यात जिसे एग्जिम बैंक कहते हैं, इसकी शुरुआत अर्थात जो स्थापना हुई थी ये कब हुई थी। चलिए इसकी स्थापना पूछा गया है, जवाब क्या बनेगा, 24 नंबर में जवाब दीजिएगा ऑप्शन बी। याद रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, कब, 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, जवाब दीजिएगा, ठीक है, आंसर आपका हो गया। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण आधार योजनाएं तैयार करना है। मतलब देखा जाए जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में जो आपकी योजनाएं बनाना है कौन से संगठन के माध्यम से होता है, यहाँ पर 25 नंबर में। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी, नाबार्ड के माध्यम से, ठीक है, नाबार्ड के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर, नाबार्ड हो जाएगा, नाबार्ड, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन दिया है मुद्रा का तात्पर्य क्या होता है। चलिए मुद्रा का तात्पर्य पूछा गया, मुद्रा का तात्पर्य क्या हो जाएगा। चलिए क्या होता है मुद्रा, तो याद रखिए मुद्रा का मतलब माप होता है। क्या मुद्रा का तात्पर्य होता है मुद्रा का माप। क्या मुद्रा का माप, ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है कौन सा, यहां पर दिया गया अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण हुआ ये कब हुआ था, 27 दिसंबर में। चलिए राष्ट्रीयकरण की बात करता है तो आपको याद होना चाहिए कि आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन स्थापना की बात करता है तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर हुआ। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए बताइएगा कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर 28 दिसंबर में आप सभी का जवाब बिल्कुल से सही आना चाहिए। तो चलिए जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका वित्त सचिव, बिल्कुल सही है। याद रखिए वित्त सचिव आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, वित्त सचिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखो जो आपके और बड़ी नोटें होती हैं 2 रुपए 10 रुपए है ना, इनमें जो आपके रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। तो चलिए बताइएगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो की गई थी वो किस वर्ष की गई थी। इस प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही देना चाहिए। आप सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है 35। तो अभी अभी हमने बताया कि स्थापना की बात करता है तो आपका जवाब क्या हो जाएगा 1935। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करता है तो आपका जवाब हो जाएगा 1949। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो बताइएगा कि जो दूसरी बार को राष्ट्रीयकरण किया गया था है ना, ये कब किया गया था और किसके, कैसे कहीं 1980 में हुआ था और यहाँ पर कितने बैंकों को किया गया था। चलिए आपका जवाब आ रहा है 8। तो चलिए हम आपके ऑप्शन को लॉक कर देते हैं। ऑप्शन यहाँ पर 8 होगा, सी होगा। चलिए ऑप्शन आ रहा है सी और ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका डी भी आ रहा है। तो देखो 6 बैंकों का हुआ था, देखो 14 6 20 कितने, ऐसे याद रखिएगा कि आपके 14 पहले हुई थी 1969 में। कब, 1969 में। और इसके बाद में 6 और हुई थी, ये टोटल हो गई थी 20। कितनी हो गई थी 20। इनमें से एक का विलय कर दिया गया था, तब हो गई थी कितनी, तो आपके 19। अब यहाँ पर बहुत ऐसी विलय हो गया है। वर्तमान में कितनी बची है, तो 12 बचे हैं। याद रखिएगा राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या अब आपकी कितनी बची है, तो 12 बची है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे निम्नलिखित में से कौन विनिवेश आयोग से संबंधित है। चलिए 31 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा, 31 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, ये जीवी रामकृष्ण है। कौन है, विनिवेश आयोग से संबंधित है आपकी जीवी रामकृष्ण है। ठीक है, जीवी रामकृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है। चलिए यहाँ पर अवमूल्यन कर रहे हैं और अवमूल्यन होता क्या है, यहाँ पर 32 वाले का जवाब देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिएगा हमने बताया था कि अन्य देशों की तुलना में जब आपकी मुद्रा क्या हो जाए, बहुत ही कम होने लगे, तो समझो कि आपकी जरूरत है क्या, आपकी मुद्रा को अवमूल्यन कर दीजिएगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि जैसे कि मान लीजिएगा कि आपके यहाँ पर रुपया कितने हैं, तो रुपया आपके कह सकते हैं कि मान लो 74 रुपया है और वहीं पर जो डॉलर है वो आपका $1 बराबर कितना, 74। क्योंकि वर्तमान में डॉलर का रेट कितना है, 74 दशमलव कुछ रुपए आपका चल रहा है आपके मंथ की अकॉर्डिंग। ये बढ़ता रहता है घटता रहता है। वैसे आप लोगों ने यहाँ पर 70 पढ़ा है, 70 तो आपका है, लेकिन 70 से आगे भी हो जाता है और कम भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब वाले हैं उनके पास जो पेमेंट आता है वो डॉलर का कन्वर्ट होकर के आपके रुपए में आता है। ठीक है ना, तो याद रखिए इसका रेट बदलता रहता है। आज के डेट में देखा जाए तो 74 दशमलव कुछ पैसे यहाँ पर रेट चल रहा है इस मंथ में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके पास दिया गया है कि किस वर्ष भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए बताइएगा कौन से वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 1969। अभी अभी हमने बताया था 1969 में किया गया था 14 बड़ी बैंकों का यहाँ पर राष्ट्रीयकरण। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिया है बिटकॉइन क्या है। तो चलिए इस समय बहुत ही प्रचलित में आपका चल रहा है, एक करंट अफेयर में भी क्वेश्चन चल रहा है और आपकी इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। कह रहा है बिटकॉइन क्या है। चलिए 34 का जवाब दीजिए बिटकॉइन। कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था शायद इसके पहले की क्लास में, तो बताइए बिटकॉइन जो होता है क्या होता है। यहाँ पर याद रखिए एक
डिजिटल मुद्रा का एक स्वरूप है ना, ये एक डिजिटल मुद्रा का क्या है, एक स्वरूप है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इनमें से कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है। तो ये बताइएगा कि बैंकिंग क्षेत्र में जो उसके महत्वपूर्ण सुधार में से एक सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा सम्मिलित नहीं है। चलिए 35 नंबर में तो देखिए पहला पॉइंट दिया है घटी हुई CRR और आपका SLR। ठीक है, ये तो बैंक से रिलेटेड आपका है। ब्याज दर का विनिमय ये भी आपका है। नई पीढ़ी बैंक ये भी है, लेकिन वर्धित SLR ये आपके बैंक क्षेत्र से संबंधित सुधार से नहीं है। तो ऑप्शन बनेगा कौन सा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये काफी लोगों के जवाब भी आ रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, जिसका इंतजार था, है ना, तो वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन दिया है नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है। चलिए नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं, नाबार्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपको जवाब देना है, और आपका जवाब आ रहा है बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अर्थात जो आपके ग्रामीण एरिया को है इसको विकसित करने के लिए यहाँ पर आपका किया गया था। तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। अगर आपसे पूछे कि नाबार्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो डेट याद रखिएगा 12 जुलाई। कब, तो आपके 12 जुलाई। लेकिन हमने आपको 12 जुलाई बताया है, लेकिन इस भी आपको बताइएगा, जल्दी से बताइए कि 12 जुलाई कौन से सन को, इस भी बताइए 1982। बहुत अच्छे, याद रखिएगा कि आपके 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। एक विकास बैंक के रूप में है, जो कि नाबार्ड को समन्वित ग्रामीण विकास के लिए किया गया था। क्लियर है इतना सब पॉइंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा कह सकते हैं मुद्रा विमुद्रीकरण जब किया गया, ये कब किया गया। यहाँ पर देखो पूछा गया है स्वतंत्र भारत, है ना, तो चलिए 37 को ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। स्वतंत्र भारत में पहली बार मुद्रा विमुद्रीकरण का प्रयास कब किया गया। चलिए यहाँ पर जवाब, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका सी नंबर। देखिएगा ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1978 में। कब, 1978 में ये पूछा गया है। स्वतंत्र भारत पूछ लिया है, क्या स्वतंत्र भारत पूछ लिया है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है जो आपका 1948 होता है ना, 1948, लेकिन यहाँ पर जो बोल दिया है उसके अनुसार आपको सही करना है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, हाँ ये क्वेश्चन अगर पूछ लेता, ये क्वेश्चन पूछ लेता कि विमुद्रीकरण जो अभी हाल ही में हुआ है वो कब हुआ था, तो हाल ही में अगर होता तो हम लोग 2016 को बोल देते। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है कि जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। मतलब एक ऐसा भी आपका अधिनियम है, ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। यहाँ पर एक आपका धारा है, कह सकते हैं एक अधिनियम है। ये 38 का जवाब बनेगा ऑप्शन यहाँ पर आपका डी। देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा कि आरबीआई अधिनियम की धारा जो 7 है, कौन, आरबीआई अधिनियम की धारा 7 के तहत आपका प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तब इसका केंद्रीय कार्यालय स्थित था। ये बताइएगा कि जो आपके आरबीआई की स्थापना हुई थी तब उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था। चलिए बताइएगा इसका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 39 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका सी, आपकी कोलकाता में। याद रखिए जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कहां था, तो आपके कोलकाता में था। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा बैंक और उसकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है। यहां पर देख सकते हैं एक टैगलाइन दी गई है कि किसका टैगलाइन क्या है ना, इसको हमें देखना है क्या टैगलाइन आपका हो सकता है। देखो दिया गया है कि भारतीय नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है वो आपका क्या है, एक बैंकर टू एग्री इंडियन। क्या, एक बैंकर टू एग्री इंडियन ये आपका है। लेकिन यहाँ पर पूछा है पंजाब नेशनल बैंक का जो टैगलाइन है वो क्या है। तो चलिए यहाँ पर देखिए गलती आपकी बी वाले में है। ठीक है, गलती क्या है, बी वाले में गलती है, क्योंकि पंजाब बैंक ने कहा था जहां सेवा की जीवन ध्येय है। क्या, जहां सेवा ही, इन्होंने कहा था जहां सेवा ही क्या है, जीवन का ध्येय है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, और अच्छा पंजाब और सिंध बैंक ने कहा था, माफ करिए, पंजाब और जो एक बैंक आपका है पंजाब और सिंध बैंक, दोनों मतलब एक ही नाम से है, वो जहां सेवा ही जीवन का ध्येय है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पंजाब बैंक की अगर बात करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं, तो इसका है भरोसे का प्रतीक। क्या है, ये भरोसे का प्रतीक है। भरोसे का प्रतीक इसका टैगलाइन है, भरोसे का प्रतीक, ये इसका टैगलाइन है ना। और अगर आपके ऑप्शन में एक ये मिल जाता पंजाब और सिंध बैंक, क्योंकि आपको कह सकते हैं कि एक बैंक और है ना पंजाब और सिंध बैंक, तो पंजाब और सिंध बैंक अगर हो जाता तो वहां हो जाता कि जहां सेवा ही जीवन का ध्येय है। ठीक है, तो दोनों में अंतर हो सकता है, हम भी कंफ्यूज हो गए थे, है ना। तो याद रखिए ऑप्शन आपका बी, ये गड़बड़ी था। क्या गड़बड़ी है, आपके सामने मिल गया कि भरोसे का प्रतीक ही पंजाब नेशनल बैंक का टैगलाइन है। क्लियर हो गया है। चलिए कोटक महिंद्रा का क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, और देना बैंक
बैंक क्या है? तो आपका स्टेट फैमिली बैंक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी नंबर आपका गलत है। पंजाब नेशनल बैंक भरोसे का प्रतीक। ऑप्शन बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? ये बताइएगा कि भारत में सिक्कों की जो ढलाई होती है, भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? चलिए, ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। याद रखिएगा कि आपके भारत सरकार के पास है। किसके पास है? तो भारत सरकार के पास अधिकार है। यहां पर याद रखिए ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। एक अधिनियम आया था 1906 का अधिनियम। ठीक है, 1906 का अधिनियम के अनुसार आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए, हमने आपको बताया है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें क्या होता है? मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है। याद रखिएगा, घाटे की अगर वित्तीय व्यवस्था है तो आपकी क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की यहाँ पर व्यवस्था आ जाती है, अर्थात मुद्रास्फीति की स्थिति मिल जाती है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, कह रहा आपसे वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है कहलाती है। चलिए, इसे क्या कहते हैं? तो जो अभी आपने पढ़ा, आपने जो पढ़ा वही आंसर मुद्रास्फीति। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति की परिभाषा ही लिखी गई है कि वह स्थिति जब अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से अधिक हो जाती है, उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। ये परिभाषा होती है, इसी परिभाषा को आपको पढ़ भी लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? यहाँ पर बताइए, तलपट किस उद्देश्य से बनाया जाता है? चलिए, यहां पर ऑप्शन आपका देते हैं आपके 44 नंबर में, और इस प्रकार के 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कि समस्त खातों के शेष के लिए, संपत्तियों तथा दायित्वों का तलपट के लिए, व्यापार की आर्थिक स्थिति का निरीक्षण के लिए, या लेखांकन प्रविष्टियों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? डी नंबर। याद रखिएगा, तलपट जो होता है ये बनाया जाता है किस उद्देश्य से? तो लेखांकन की जो प्रविष्टियां हैं इनकी गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है? ये बताइएगा कि कौन सा क्रेता एकाधिकार का, ठीक है, किसका? एकाधिकार का जो उदाहरण है वो आपका कौन सा है? 45 नंबर में। चलिए, 45 नंबर में क्या हो जाएगा? तो देखिए, आपका दिया भारतीय रेल, पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन, खुदरा व्यापार और आपका चाय बोर्ड। याद रखिए, जो चाय बोर्ड है, चाय बोर्ड ये क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसमें राइट हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके अगला दिया गया है, एक समीकरण दिया है कि सही समीकरण इनमें से क्या होता है? देखो, यहाँ पर दिया है मूल लेखांकन समीकरण क्या होता है? मूल लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो देखो, दिया गया है कौन सा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं ताकि इधर उधर आप ना भटकें। सीधा सीधा जवाब हो जाएगा, संपत्ति बराबर होता है देयता प्लस आपकी इक्विटी। क्या क्या? संपत्ति जो आपकी होती है देयता और आपकी इक्विटी। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहा जाता है। एक परिभाषा और आपकी मिल गई जो कि इकोनॉमिक्स से ही है कि इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहते हैं क्या? तो पूंजी का लाभ अनुपात होता है। तो ये भी परिभाषा नोट करिएगा, ये परिभाषा से ही क्वेश्चन आपके बने हैं आपके इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग द्वारा पूछे हुए क्वेश्चन आपके हैं। तो पूंजी लाभ अनुपात जो होता है ये होता है इक्विटी शेयर कैपिटल से निश्चित ब्याज वहन निधि के अनुपात को कहते हैं पूंजी लाभ अनुपात कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? चलिए बताइएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर 48 नंबर में। तो ये होता है ब्याज का भुगतान। क्या होता है? ब्याज का भुगतान होता है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण है ब्याज का भुगतान। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है? राजस्व व्यय का, तो राजस्व व्यय जो होते हैं है ना, इनमें से कौन हो जाएगा? तो देखिएगा, यहाँ पर फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीदारी, एक प्रिंटर की मरम्मत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर, यहाँ पर एक प्रिंटर की जो मरम्मत है ये राजस्व व्यय का क्या है? एक उदाहरण है। ऑप्शन क्या बनेगा? इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ये राजस्व व्यय में चला जाता है, इसकी जो मरम्मत के जो पैसे होते हैं कुल मिला के मरम्मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर अर्थात गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब क्या रखा गया है? तो ये बताइएगा, जीएसटी में जो आपके प्रारूप हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो महंगा आपका परसेंटेज है वो कौन सा है? 18, 25, 28 या 32? जवाब इनमें से क्या बनेगा?
तो देखिए आपके पहले जो रखा गया था वो 18% था, लेकिन दोबारा से जब आपका हुआ तो आपके 28% इसका मैक्सिमम रख दिया गया है। याद रखिए इसका जो आपका उच्चतम प्रतिशत आपका है वो आपका 28%, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाले सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली निम्नलिखित किसके लिए लाभकारी होती है। याद रखिएगा किसी भी सामान के वर्गीकरण करना है इसके लिए यहाँ पर वस्तु विनिमय और कोडिंग प्रणाली जो होती है ये किसके लिए लाभकारी हो सकती है। तो ये याद देखिए 51 नंबर में यहाँ पर याद रखिएगा जो ऑप्शन सी नंबर है, कौन, ऑप्शन सी, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए जो सामान होते हैं उनका वर्गीकरण अगर आपको करना है तो उसके लिए वस्तु विनिमय विवरण और कोडिंग प्रणाली की आवश्यकता होती है। लाभकारी हो जाता है, आसानी हो जाता है जो सीमा शुल्क और आपके उत्पाद शुल्क के सामान होते हैं। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। देखो हम डायरेक्ट आपको आंसर बता रहे हैं ताकि आप डायरेक्ट आंसर पर ही फोकस करें, ठीक है। चलिए, और आपको पूरा क्वेश्चन दिया गया है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी। तो ये लिए बताइएगा कि जीएसटी की जो पुष्टि की गई थी वो सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा की गई थी। यहां पर जवाब बनेगा कौन सा, चलिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर। मतलब इजी क्वेश्चन था, आपने जवाब बिल्कुल 100% दिया है और हमें खुशी होती है कि जो आपका इजी क्वेश्चन है उसको आपने पूरा 100% से सही दिया है और बिल्कुल जवाब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। चलिए, भारत में जो कृषि पर आयकर लगाते हैं वो किसके द्वारा होगा, स्थानीय सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, या केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा, किसके द्वारा। चलिए ऑप्शन आ रहा है ये राज्य सरकार के द्वारा कृषि पर आयकर होता है, राज्य सरकारों का होता है। ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में निम्न में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। एक क्लास हम आपको अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर के बारे में स्पेशल दे देंगे, है ना। तो चलिए बताइएगा कि अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में क्या रहेगा, आयकर, सेवा कर, संपत्ति कर या आपका निगम कर, कौन सा जवाब बनेगा। तो देखिएगा आयकर जो आपका है या प्रत्यक्ष है, संपत्ति प्रत्यक्ष है, निगम कर भी प्रत्यक्ष है, लेकिन जो सेवा कर है, क्या जो सेवा कर होता है ये आपके अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। भाई निगम कर मत लगाइए, ये तो आपका कह सकते हैं डायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जिसे हम लोग सर्विस टैक्स बोलते हैं, सेवा कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति संख्या नहीं है। बताइए इनमें से जनजाति जो संख्या है वो है ही नहीं है, ये बताइए कहां पर नहीं है। अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा जनजाति वाला तो आप लोग देख लीजिएगा, सर्च करिएगा, ठीक है, तो शायद आपको मिल जाएगा। हमने बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया भी था कि आपके कह सकते हैं 2-4 आपके ऐसे राज्य हैं जहां पर आपके है ही नहीं। तो चलिए 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आपके हरियाणा में। कहां पर, तो आपके हरियाणा में आपकी जनजाति संख्या है ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, चलिए क्वेश्चन दिया है 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। जनसंख्या का घनत्व जो सर्वाधिक है ये आपके कहां पर है, आपका जवाब देना है। और काफी लोगों ने बहुत ही अच्छा और सुंदर जवाब दिया है। ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर आपका बिहार। चलिए, लेकिन भाई यहाँ पर ए नंबर कैसे हो जाएगा, ए नंबर कैसे हो जाएगा, यहाँ पर दिया है जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या घनत्व ए नंबर कैसे लगा रहे हो, यहाँ पर बिहार लगाना है। मतलब देखा जाए बिहार में क्या है कि भैया यहाँ पर ज्यादा लोग हैं और जगह बहुत कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट बनेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यहाँ पर जन्म दर से क्या अभिप्राय है। आपने पढ़ा होगा जन्म दर, तो ये जन्म दर होता क्या है। चलिए 57 नंबर में जन्म दर क्या होता है देख लेते हैं। कह रहा आपसे किसी एक वर्ष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या, ये तो होगा नहीं। फिर यहाँ पर देखो 100 वाले में फोकस करिए, 1000 वाले में डी वाला, कि किसी एक वर्ष में प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा जन्मदर क्या बोलते हैं कि किसी एक वर्ष में, क्या किसी एक वर्ष में 1000 प्रति 1000 की जनसंख्या में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या। मतलब कि यहाँ पर एक वर्ष में देखा जाए, एक वर्ष को कर दिया जाता है कि 1000 अगर बच्चे आपके पैदा हुए हैं उनमें कितने बच्चे जिंदा हो रहे हैं, है ना। तो भाई कितने बच्चे जिंदा हो रहे हैं यही होता है जन्मदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि एनपीपी से क्या अभिप्राय है। यहां पर बताइएगा आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है एनपीपी से क्या अभिप्राय है। चलिए 58 नंबर में लॉक करिएगा एनपीपी। यहां पर याद रखिए ऑप्शन क्या होता है, यहां पर ये नंबर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, क्या नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है कि भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक आपकी है।
चलिए अब देखा जाए, अब आपके भारत में है ना, जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बताया था कि 7 आपके ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है ना, वैसे आपके भारत में पूछ लिया है। और अगर भारत की बात करता है तो यहाँ पर याद रखिएगा कि 53 आपके ऐसे हैं, 53, यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर आपको हो जाएगा। 53 आपके हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी यहाँ पर आपकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यहाँ पर दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा एकमात्र राज्य था जिसका वर्ष 2001 और 11 के दौरान ऋणात्मक घातीय जनसंख्या वृद्धि थी। ये बताइए ऐसा भी राज्य आपका था जहां पर जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक आ गई थी, है ना, वहां पर वृद्धि नहीं हुई, ऋणात्मक हो गई। मतलब कह सकते हैं कुछ आपके बुढ़ऊ थे जो टपक गए होंगे और कुछ बहुत आपके बच्चे पैदा हो गए। इसका मतलब है कि ऋणात्मक का रहा होगा, पॉजिटिव नहीं गया था। यहाँ पर 60 नंबर में जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर नागालैंड। तो बिल्कुल जवाब सही है, नागालैंड यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिली थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा कि वहां पर बच्चे पैदा ही नहीं हुए थे 10 साल, ऐसा नहीं होता। मतलब कह सकते हैं जो युवा वर्ग थे, बुढ़ाऊ वगैरह थे, इनके मरने की संख्या ज्यादा थी और पैदा होने की संख्या कम थी, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या सघनता है। चलिए 61 नंबर में जनसंख्या सघनता है। तो अभी अभी हमने इसी बात पर फोकस किया था, अभी इसी बात पर फोकस किया था, लेकिन काफी लोग ऐसे भी हैं कि बस क्वेश्चन को देखना है और आंसर आपको लगा देना है ना। ये इकोनॉमिक्स से इतना आसानी से नहीं था। चलिए तो आपकी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डी नंबर। देखो आपके बिहार तो है नहीं है भाई, बिहार तो आपका है नहीं है, तो भाई पश्चिम बंगाल भी तो आपका है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर। मतलब वही बात कर रहा है, जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा है। जनसंख्या घनत्व में जब आपका बिहार नहीं है तो ऑप्शन कौन दिया है, पश्चिम बंगाल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जिनमें से कौन सा हो जाएगा, तो चलिए यहाँ पर लॉक करना है और आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और यहाँ पर देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का जवाब सही दे।